प्यारे दोस्तों, एक बादशाह की 4 बेटियां थीं जो बहुत खूबसूरत, शरीफ, नेक दिल और हमदर्द थीं। इनमें से 3 की तो शादी हो चुकी थी, मगर छोटी शहजादी शमीम अपनी तीनों बहनों से ज्यादा हुसैन, शरीफ और समझदार थी। इस शहजादी के सर के बाल सोने जैसे थे, मगर अब तक इसकी शादी सिर्फ इसलिए ना हुई थी कि कोई शहजादा इस कदर हुसैन, दिलरुबा, बदल और समझदार ना मिलता था। बादशाह और मल्लिका भी इसकी आज़ादी को बहुत चाहते थे और इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि इसकी शादी किसी अच्छे से शहजादे से हो जाए। इस हंसमुख शहजादी की बहुत सी सहेलियां भी थीं जो इसके साथ खेलती थीं। एक रोज शहजादी और इसकी सहेलियां खेलते खेलते शाही महल के पास जो नदी थी उसके पास जा पहुंची। सहेलियों ने जब देखा कि यह साफ शफ्फाफ पानी चांदी की तरह सफेद बह रहा है तो उनका दिल चाहा कि वह इस पानी में नहाएं। आखिरकार उन्होंने शहजादी को भी मजबूर किया। शहजादी अपनी सहेलियों के कहने से मजबूर हो गई और नदी में नहाने को तैयार हो गई। जब यह नदी में सब मिलकर नहाने लगीं तो शहजादी के 2-4 बाल नदी में गिर गए। ये लोग नहाकर नदी से महल में वापस आ गईं। शहजादी के बाल बहते बहते दूसरे बादशाह की सल्तनत में एक चट्टान से रुक गए। इत्तेफाक से इस जंगल में इस बादशाह का बेटा शिकार खेलने आया हुआ था और इसके दोस्त नदी पर पानी पीने आए थे। पानी पीते पीते एक दोस्त ने देखा कि कोई चीज सोने की तरह चमक रही है। इसने आगे बढ़कर देखा तो सोने के कुछ बाल आपस में उलझे हुए एक चट्टान से रुके पड़े हैं। इसने जल्दी से बढ़कर इन बालों को उठा लिया और शहजादे के पास ले आया। शहजादे आदिल को सोने के बाल देखकर बहुत हैरत हुई। वह चुपचाप इन बालों को लेकर घर चला गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मलिका ने खाना खाने को कहा तो शहजादे ने खाना खाने से इनकार कर दिया। मलिका चुप रही, मगर जब सुबह शहजादे ने नाश्ता करने और चाय पीने से भी इनकार कर दिया तो मलिका को बहुत फिक्र हुई और इसने बादशाह से कहा कि शहजादा कुछ चुपचाप सा है। जब से शिकार से वापस आया है न कुछ खाया, मगर वह किसी से कहना न चाहता। बादशाह ने यह सुनकर वजीर जादा हैदर को बुलाया और कहा कि तुम शहजादे से इसकी उदासी का सबब पूछो। वजीर जादा हैदर शहजादे के पास गया और पूछा कि आखिर आपने कल से खाना क्यों न खाया और आप क्यों चुपचाप हैं। पहले तो शहजादा टालते रहा, मगर जब वजीर जादा ने बहुत इंसरार किया तो शहजादे ने कहा कि यह सोने के बाल किसी लड़की के हैं, इससे शादी करना चाहता हूं। वजीर जादा हैदर ने कहा कि यह कोई मुश्किल है, मैं अभी बादशाह सलामत से इजाजत करता हूं। यह कहकर वजीर जादा हैदर बादशाह सलामत के पास चला गया और कहा कि कल जब हम शिकार खेल कर आ रहे थे और शाही नदी पर पानी पीने पहुंचे तो वहां उनको यह लड़की के कुछ सोने के बाल मिले। इसने वह बाल शहजादे को दिखाए। अब शहजादा साहब चाहते हैं कि सोने के बालों वाली लड़की से इसकी शादी हो जाए। बादशाह ने यह सुनकर शहजादे को बुलाया और कहा कि तुम खाना खाओ, मैं अभी लोगों को हुक्म देता हूं कि सोने के बालों वाली लड़की की तलाश करें। आखिरकार बादशाह ने इस वक्त कोतवाल को हुक्म दिया कि सिर्फ सोने के बालों वाली लड़की को तलाश करवाओ। कोतवाल ने हुक्म सुनकर चारों तरफ सिपाही रवाना कर दिए। इस तरह 1 हफ्ता गुजर गया, मगर सोने के बालों वाली लड़की का कोई पता न चला। शहजादे को जब यह खबर मालूम हुई तो वह बीमार रहने लगा। बादशाह शहजादे की बीमारी से बहुत फिक्रमंद हुआ और इसने ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने के बालों वाली लड़की को तलाश करेगा या इसका पता चलाएगा उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच से सल्तनत के बहुत से आदमी इस बात का पता चलाने के लिए रवाना हुए, मगर इसका पता न चला। उधर शहजादे की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक रोज बादशाह ने परेशान होकर वजीर से कहा कि अगर 1 महीने के अंदर सोने की बालों वाली लड़की का पता न चला तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। बेचारा वजीर यह हुक्म सुनकर अपने घर आया और घर वालों से कहा कि अब मेरी मौत के दिन करीब आ गए हैं, बादशाह ने यह हुक्म दिया है। वजीर जादा हैदर को जब अपनी इस परेशानी का एहसास हुआ तो इसने अपने आप से कहा कि आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह सोने की बालों वाली लड़की का पता मैं चला लूंगा। दूसरे दिन वजीर जादा हैदर ने एक चूड़ी वाले का भेष बदला और नदी के किनारे चलना शुरू किया। आसपास जो भी गांव मिलते वह उनमें जाता और चूड़ियां बेचता और चूड़ियां ले लो की आवाजें लगाता। इसकी आवाज सुनकर गांव की लड़कियां निकल आती
वह चूड़ियां भी बेच रहा था और हर लड़की के बाल भी देख रहा था। इस तरह वजीरजादा को 20 दिन गुजर गए। बेचारा बहुत गमगीन हुआ कि अब मेरे आप बेगुनाह कत्ल कर दिया जाएगा। यह सोचकर इसने जल्दी जल्दी सफर करना शुरू किया और आखिरकार वह शहजादी शमीम के शहर में पहुंच गया। यहां भी इसने चूड़ियां बेचने की, मगर कोई पता न चला। जब चूड़ियां देता तो हर लड़की से जरूर कहता कि हमारे मुल्क में एक लड़की के सोने के बाल हैं, भला तुम्हारे यहां भी किसी के सोने के बाल हैं? लड़कियां सर हिलाकर जवाब देती कि नहीं, यह हमें मालूम नहीं। एक दिन जब महीना पूरा होने में बाकी 2 दिन रह गए थे, इसको खजांची की बेटी नाजनीन ने चूड़ियां पहनने को बुलाया। जब वह इस लड़की को चूड़ियां पहना चुका तो इसने इससे भी वही कहा कि मेरे मुल्क में तो एक लड़की के सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे यहां भी किसी के सोने के बाल हैं? लड़की ने चुपके से शहजादी को देख रखा था और वह इसकी सहेली थी, इसलिए इसने जवाब दिया कि हाँ, हमारी छोटी शहजादी शमीम के बाल सोने के हैं। वजीरजादा हैदर यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर इसने कहा, गलत, बिल्कुल गलत। शहजादी के बाल सुनहरे होंगे, सोने के नहीं हो सकते। तुम गलत कह रही हो। खजांची की बेटी नाजनीन ने गुस्सा खाकर कहा कि हम झूठ बोल रही हूं। वजीरजादा ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या। इस पर खजांची की बेटी को और भी गुस्सा आया और इसने कहा कि अगर मैंने तुमको शहजादी के सोने के बाल लाकर दिखा दिए तो? वजीरजादा हैदर ने जल्दी से कहा, तो मैं तुमको यह सब कीमती चूड़ियां मुफ्त में दे दूंगा, मगर अगर शहजादी का बाल सोने का ना हुआ तो तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। खजांची की बेटी नाजनीन ने यह शर्त मान ली। वजीरजादा हैदर चला आया। ये लड़की शाम को शहजादी के पास गई और बातें करते करते शहजादी का एक बाल चुपके से तोड़ लिया और थोड़ी देर के बाद शहजादी से रुखसत होकर घर आ गई। जब दूसरे रोज वजीरजादा हैदर चूड़ियां बेचता बेचता इसके घर के पास से गुजरा तो इसने इसको बुला लिया और शहजादी का सोने का बाल इसको दे दिया और कहा, लो देखो, अब तो यकीन आया। वजीरजादा हैदर ने मुस्कुराकर कहा, वाकई तुम सच कहती थीं, लो तुम शर्त जीत गई, इसलिए यह सब चूड़ियां तुम्हारी हैं। खजांची की बेटी नाजनीन अंदर चूड़ियां रखने गई और वजीरजादा हैदर फौरन वहां से उठकर एक सराय में आया और एक घोड़े वाले को बुलाकर इसका घोड़ा खरीदा और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि पूरा महीना होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और इसका शहर यहां से बहुत दूर था। वजीरजादा हैदर दिन रात घोड़ा दौड़ाता रहा, मगर शहर बहुत दूर था। उधर महीना पूरा हो गया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूछा कि तुमने सोने की बालों वाली लड़की का पता चलाया या नहीं। बेचारे वजीर ने बताया कि वजीरजादा हैदर खुद इसकी तलाश में गया है। बादशाह तो गुस्से से चला रहा था, इसलिए इसने जवाब दिया कि क्योंकि महीना पूरा हो चुका है और शहजादा सख्त बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है और तुमने इस महीने में भी इसका पता न चलाया, इसलिए मैं तुमको आज कत्ल कर दूंगा। बेचारा वजीर बहुत रोना धोना किया और सल्तनत में भी बादशाह की खुशामद की और कहा कि वजीरजादा की जान बच जाए, मगर बादशाह पर गुस्से का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए बादशाह ने कहा, यह नामुमकिन है। शाम को 4 बजे एक बड़े मैदान में सब लोग जमा हुए और गरीब वजीर के हाथ बांधकर इसको बिठा दिया गया। बादशाह ने झल्लाद को हुक्म दिया कि वजीर का सर उड़ा दो। झल्लाद ने तलवार उठाने के लिए उठाई ही थी कि वजीरजादा हैदर की आवाज सुन दी, रुको, कत्ल न करो, मैंने सोने की बालों वाली लड़की का पता चला लिया है। झल्लाद रुक गया। वजीर की रस्सियां खोल दी गईं। वजीरजादा हैदर बादशाह के पास आया और कहा, यहां से 200 मील एक शहर बाहर नगर है, वहां की सबसे छोटी शहजादी शमीम के बाल सोने के हैं और अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है। बादशाह यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और वजीरजादा हैदर को बहुत सारा रुपया इनाम दिया और इस वक्त महल में जाकर मल्लिका को यह खुशखबरी सुनाई। शहजादे आदिल को जब यह खबर पहुंची तो इसकी बीमारी उड़ गई और इसने इस वक्त वजीरजादा हैदर को अपने पास बुलाकर शाबाशी दी और कहा कि तुम इसके बदले में क्या इनाम चाहते हो। वजीरजादा हैदर पहले तो खामोश हो गया। जब शहजादे ने फिर सवाल दोहराया तो वजीरजादा ने कहा कि मैं इस मुल्क के खजांची की बेटी नाजनीन से शादी करना चाहता हूं। अगर आपकी शादी शहजादी शमीम से हो जाएगी तो आप वहां के बादशाह सलामत से कहकर मेरी शादी इस लड़की से कर देंगे। शहजादे ने वादा कर लिया। वजीर के घर में खूब खुशियां मनाई गईं और वजीर अपने लड़के की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ।
कुछ दिनों के बाद जब शहजादा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो इसके अब्बा ने बहुत से हीरे जवाहरात कश्तियों में भरकर शहजादी शमीम के वालिद के पास भेजे और खत लिखा कि शहजादी शमीम की शादी इसके लड़के से कर दें। मंजिल पर मंजिल तय करते हुए यह कासिद और इसके साथी शहजादी शमीम के शहर में जा पहुंचे और एक दिन आराम करने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचे और तमाम तौशह खानों की खिदमत में पेश कर दिए और वह हदायां जो शहजादी के लिए शादी का पैगाम थे। बादशाह ने खत पढ़कर जवाब दिया कि आप लोग एक हफ्ता ठहरिए, मैं इस पर गौर करके जवाब दूंगा। कासिद और इसके साथी शाही मेहमान खाने में ठहरा दिए गए। बादशाह ने मल्लिका से मशवरा किया तो मल्लिका ने जवाब दिया कि मेरी राय में शहजादी से शहजादे की शादी करने में कोई हरज नहीं, मगर इससे भी अगर पूछ लिया जाए तो अच्छा है। बादशाह ने यह सुनकर कहा कि अच्छा, पूछ लो। आखिरकार 2-3 दिन के बाद मल्लिका ने शहजादी की सहेलियों से कहा कि वह शहजादी से शादी के बारे में पूछें। सहेलियों ने इस दिन शहजादी को यह सब किस्सा सुनाया और इसकी राय पूछी। नेक और अच्छी शहजादी ने जवाब दिया कि मुझे यह शादी मंजूर है, मगर मैं शहजादे की अकल का इम्तिहान लेना चाहती हूँ और मैं इससे 3 सवाल करूंगी। अगर वह इस पर कामयाब हो गया तो मैं फिर बड़ी खुशी से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी, मगर शहजादा अगर इन शर्तों को पूरा न कर सका तो इसका मतलब यह होगा कि वह बहुत बेवकूफ है और फिर मैं ऐसे बेवकूफ आदमी से शादी न करूंगी। सहेलियों ने यह सब बातें आकर बादशाह को सुनाई। बादशाह ने यह सुनकर कहा कि शहजादी ने जो बातें कही हैं ठीक हैं और मैं भी यही लिखकर भेज दूंगा। आखिरकार बादशाह ने कासिद को तलब किया और खत में लिख दिया कि शहजादे से शादी इस शर्त पर मंजूर है कि शहजादा शहजादी के 3 सवालों का जवाब दे ताकि शहजादे की अक्ल का इम्तिहान हो जाए। अगर शहजादे ने जवाब दुरुस्त दिए तो फिर इस शादी में कोई हरज न होगा, मगर शहजादी के सवालों के जवाब अगर शहजादा न दे सका तो फिर यह शादी न होगी। कासिद खत लेकर फौरन रवाना हो गया और 1 हफ्ते के बाद बादशाह की खिदमत में पहुंचकर खत बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह खत पढ़कर बहुत खुश हुआ और वजीर ज़ादा हैदर को बुलाकर खत सुनाया और कहा कि शहजादे को इस खत का मजमून सुनाओ। अगर वह यह शर्त पूरी करने को तैयार है तो मैं सबको तारीकी का हुक्म हूं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि शराइत शहजादा हार जाए तो मुझे मुफ्त में शर्मिंदा होना पड़े। वजीर ज़ादा हैदर ने यह तमाम बातें शहजादे को सुनाई। शहजादा यह सुनकर सोच में पड़ गया। वजीर ज़ादा हैदर ने जब शहजादे को फिक्रमंद देखा तो कहा, शहजादा साहब, आप हिम्मत न हारें और चलने की तारीकी करें। अगर शहजादी आपसे कोई मुश्किल सवाल करे तो आप 1 दिन की मोहलत सोचने के लिए मांग लेंगे और मैं आपको सोचकर बता दूंगा। शहजादा वजीर ज़ादा हैदर की यह बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। आखिरकार वजीर ज़ादा हैदर ने बादशाह से इजाज़त मांगी कि शहजादा साहब चलने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहां से कामयाब लौट आएंगे। बादशाह ने इजाज़त सुनकर तारीकी का हुक्म दे दिया और कासिद को इस वक्त रवाना कर दिया कि वह इनके पहुंचने की खबर वहां के बादशाह को दे दो। 2-4 दिन के बाद एक बड़ी सी फौज के साथ बादशाह और सल्तनत के बड़े बड़े लोग, शहजादा आदिल, इसके दोस्त वजीर ज़ादा हैदर, शहजादी शमीम के शहर की तरफ रवाना हुए। यह लोग आराम से सफर करते हुए 12वें दिन शहजादी के शहर में पहुंच गए। क्योंकि कासिद पहले आकर खबर दे चुका था, इसीलिए इस मुल्क के बादशाह ने बड़े शान और शौकत से इनका इस्तकबाल किया और इन लोगों को बहुत आराम से ठहराया। 2 दिन के बाद बादशाह ने शहजादी शमीम से कहा कि अब तुम अपनी शराइत शहजादे को बताओ। शहजादी ने जवाब दिया कि आप आज दरबार भरे, मैं इसे दरबार में शहजादे से पहला सवाल करूंगी। अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। इसके सामने कुर्सियों पर दोनों सल्तनतों के बड़े बड़े लोग बैठ गए। बीच में शहजादा आदिल एक कीमती तख्त पर ठाठ से आकर बैठ गया। इस तख्त के करीब शहजादे के दोस्तों की कुर्सियां बिछा दी गईं। जब दरबार भर गया तो शहजादी की एक सहेली बाहर आई और पहले तो सबको सलाम किया और फिर शहजादे से मुखातिब होकर कहा, हमारी अक्लमंद शहजादी अक्लमंद शहजादे से पूछती हैं कि वह इसका जवाब दे कि अक्ल खाती क्या है। ये सवाल सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया और शहजादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि इसे कुछ समझ न आया तो इसने वजीर ज़ादा हैदर की तरफ देखा।
वजीरजादा हैदर ने आंखों से इशारा किया। शहजादा ने इशारा समझकर जरा बड़ी आवाज से कहा कि ऐ सहीली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि इसका सवाल बहुत जबरदस्त है और इसके सोचने के लिए वह मुझे एक दिन की मोहलत दे। सहीली अंदर गई और फिर वहां से वापस आकर कहा, हमारी अक्लमंद शहजादी आदिल बहादुर शहजादे को कल इसी वक्त तक सोचने की मोहलत देती है। ये सुनकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मेहमान खाने में आकर बादशाह, शहजादा और दूसरे लोग सो गए। शहजादे ने वजीरजादा हैदर से कहा कि बताओ, इसका क्या जवाब है? वजीरजादा हैदर खुद फिक्रमंद हो रहा था। इसने कहा कि मैं सोच रहा हूं, अब भी जवाब समझ में ना आया। वजीरजादा हैदर की रात इस फिक्र में गुजर गई, मगर किसी की समझ में कोई बात ना आई। सूरज निकल आया, सब ने नाश्ता किया और फिर सोचने लगे। यहां तक कि खाने का वक्त हो गया, मगर इसका जवाब किसी की समझ में ना आया। फिर से परेशानी हुई। चाय पीकर यह लोग अभी बैठे ही थे कि बादशाह के यहां से खबर आई कि दरबार भर गया है, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। बादशाह और इसके दरबारी दरबार में जाने को उठे। शहजादा भी गम के मारे बड़ी मुश्किल से उठा। वजीरजादा हैदर को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि वह कमरे में बैठा हुआ है। शहजादा इसके पास जाने गया। जाकर देखा तो वजीरजादा हैदर के आंसू बह रहे हैं। शहजादे ने अफसोस से पूछा कि वजीरजादा साहब, तुम क्यों मेरी वजह से गमगीन हो रहे हो? वजीरजादा ने इतना सुना तो दौड़कर शहजादे से लिपट गया और मुस्कुराने लगा। शहजादे ने कहा, तुमको खुशी कैसे हुई? वजीरजादा हैदर ने चुपके से शहजादे के कान में कुछ कहा। यह सुनकर शहजादा भी हंसने लगा। यह दोनों हंसते हुए बाहर आए। बादशाह ने देखा तो सवाल किया कि अरे, अभी तो तुम लोग गमगीन थे और अब हंस रहे हो, आखिर क्या बात है? शहजादे ने बादशाह के कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहा। यह सुनकर बादशाह भी खुश हो गया और हंसी खुशी दरबार में यह तमाम लोग पहुंच गए। जैसे ही शहजादा तख्त पर जाकर बैठा, शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ऐ शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है कि अक्ल खाती क्या है? शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि शहजादी की सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि अक्ल गम खाती है। शहजादी का यह कहना था कि सारा दरबार तालियां बजने लगा। सबने खुश होकर शहजादा जिंदाबाद का नारा लगाया। थोड़ी देर के बाद फिर शहजादी की सहेली ने आकर कहा, अच्छे बहादुर और अक्लमंद शहजादे, हमारी निक दिल और अक्लमंद शहजादी से शादी पूछती हैं कि यह बताइए, अक्ल पीती क्या है? शहजादी का दूसरा सवाल सुनकर तो सब अक्लमंद लोग घबरा गए और सारे दरबारी शहजादी के इस सवाल को सुनकर ताज्जुब करने लगे। शहजादे ने पहले रोज की तरह आज भी एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। यह सवाल इस कदर टेढ़ा और मुश्किल था कि सब लोग घबरा रहे थे और आज तो वजीरजादा हैदर भी परेशान था। सब लोगों ने अलग अलग जवाब सोचे। कोई कहता कि अक्ल आंसू पीती है, किसी की राय थी कि अक्ल खून पीती है, बस कहते थे कि अक्ल फिक्र को पीती है। इसी राय में 24 घंटे गुजर गए और दरबार जाने का वक्त आ गया। थोड़ी देर के बाद आदमी बुलाने आया और यह सब रंजीदा और खामोश दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादशाह को गुस्सा आ गया और इसने बड़े गुस्से से कहा कि मैं पहले ही कहता था कि न जाओ। अगर यह जिद शहजादा न माना और आज मुझे और मेरे सब दरबारियों को इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वजीरजादा हैदर खामोशी से पीछे चल रहा था। बादशाह को गुस्सा करते देखकर अचानक से वह जोर से हंसने लगा। बादशाह ने इसकी गुस्ताखी पर मुड़कर इसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुमको शर्म नहीं आई कि सब परेशान हो रहे हैं और आज भरे दरबार में जलील होना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो? वजीरजादा हैदर ने बड़े अदब से बादशाह के कान में झुककर कुछ कहा और फिर हंसने लगा। बादशाह सलामत ने कहा, तो इसीलिए आपके गुस्से पर हंस रहा हूं। बादशाह इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर वजीरजादा हैदर ने शहजादे को बुलाया और चुपके से इससे कुछ कहा। मालूम नहीं ऐसी क्या बात कही कि शहजादा भी बेक वक्त हंसने लगा। जब यह लोग दरबार में पहुंचे तो शहजादी की सहेली ने कल की तरह आकर फिर शहजादे से पूछा कि यह अच्छे अक्लमंद शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती हैं कि अक्ल पीती क्या है? शहजादे ने हंसकर जवाब दिया कि अच्छी अक्लमंद शहजादी की अच्छी सहेली, जो शहजादी से कह दो
कि यह तो बहुत आसान सवाल है। अरे अक्ल गुस्सा पीती है। शहजादे का इतना कहना था कि दोनों सल्तनतों के लोग खुशी से चिल पड़े और जोर जोर से वाह वाह करने लगे। थोड़ी देर में शहजादी खुद बुर्का ओढ़कर बाहर आई और शहजादे से कहा कि आपने मेरे दोनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दिए हैं। अब आखिरी शर्त यह है कि एक शेर पिंजरे में मुर्दा बांधा है। आप पिंजरा खोल बगैर और पिंजरे की कोई चीज तोड़े बगैर इस मुर्दा शेर को पिंजरे में से निकाल दें। यह सवाल सुनकर सब लोग बेहद घबरा गए और शहजादे ने एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। सब लोग घरों को रवाना हो गए। जब शहजादा अपने मुकाम पर आया तो इसने वजीरजादा हैदर से कहा, अब क्या होगा? वजीरजादा ने कहा, यह तो मेरी भी समझ में ना आ रहा, मगर आप फिक्र न करें, मैं सोचूंगा। दूसरे दिन वजीरजादा हैदर ने फिर चूड़ी वाले का भेष बदला और खजांची के मकान पर पहुंचा। खजांची की बेटी नाजनीन ने जब इसकी आवाज सुनी तो इसे बुला लिया। जब यह अंदर पहुंचा तो खजांची की बेटी नाजनीन ने कहा, तुम चूड़ी वाले के भेष में हो, तुम शहजादे के कोई साथी मालूम होते हो। पहले भी तुम मुझे धोखा देकर शहजादी का पता चला कर गए थे, बताओ तुम कौन हो? वजीरजादा हैदर हंसकर कहा, ऐ अच्छी और निक दिल लड़की, मैं शहजादे का दोस्त हूं और शहजादे के मुल्क के वजीर का लड़का हूं। खजांची की बेटी नाज़नीन ने कहा, अब तक तो तुम्हारा दोस्त शहजादा जीत रहा है, मगर आज वह न जीत सकता। खजांची की बेटी नाज़नीन की यह बातें सुनकर वजीरजादा हैदर रोने लगा। खजांची की बेटी ने जब इसे रोते देखा तो कहा, तुम क्यों रो रहे हो? इस पर वजीरजादा हैदर ने रोते हुए जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मुझे शहजादे ने वादा किया था कि अगर इसकी शादी शहजादी शमीम से हो जाएगी तो वह यहाँ के बादशाह से कहकर मेरी शादी तुमसे कर देगा। मगर आज शहजादा शर्त हार जाएगा और इसकी शादी शहजादी शमीम से ना होगी। इसका नतीजा यह होगा कि मेरी शादी भी तुमसे ना हो सकेगी। मैं इसीलिए रो रहा हूं। खजांची की बेटी नाज़नीन यह सुनकर पहले तो शर्माई और फिर कहा कि तुम मत रो, मैं तुमको बता दूंगी कि यह शेर किस तरह पिंजरे के अंदर से निकाला जा सकता है। वजीरजादा हैदर ने हंसकर कहा, बताओ। खजांची की बेटी नाज़नीन ने कहा, दरअसल यह पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि एक मोम का शेर है। बिल्कुल असली शेर की सूरत का बनाकर खड़ा कर दिया गया है और इसके पर रंग चढ़ा दिया गया है। अगर लोहे की 1 ग्राम सलाख को आग पर सुलग कर ली जाए और इस शेर के पेट में घुसाई जाए तो इसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह शहजादी की यह शर्त भी पूरी हो जाएगी कि बगैर पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल दिया जाए। वजीरजादा हैदर ने यह सुनकर खजांची की बेटी नाज़नीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहां से फौरन दौड़ता हुआ शहजादे के पास आया और फिर इसे अलग जाकर यह सब किस्सा सुना दिया। शहजादा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने फौरन जाकर बादशाह को इसकी इत्तिला दी। बादशाह ने वजीरजादा हैदर की अक्लमंदी की बड़ी तारीफ की और कहा कि वह यहाँ के बादशाह से कहकर खजांची की बेटी नाज़नीन से इसकी शादी जरूर करवाएगा। शाम को यह सब लोग बादशाहत से दरबार में पहुंचे और शान से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद शहजादी बाहर आई और शहजादे से कहा कि आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं? अक्लमंद शहजादी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं और आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर शहजादी ने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाओ। थोड़ी देर बाद शेर का पिंजरा ला दिया गया। इस पिंजरे के अंदर एक शेर बंद था और ऐसा मालूम होता था कि सचमुच का कोई जिंदा शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। कारीगरों ने इस मोम के शेर को इस अच्छे तरीके से बनाया था कि यह पहचानना मुश्किल था कि यह नकली शेर है। सब दरबारी इसे देखकर बहुत हैरान हुए कि इस जिंदा शेर को आखिर शहजादा बगैर पिंजरा खोले या तोड़े बगैर कैसे बाहर निकालेगा। पहले तो शहजादे ने उठकर पिंजरे को अच्छी तरह देखा और फिर शेर को बड़ी देर तक देखता रहा। फिर अचानक एक हुक्म दिया कि लोहे की बड़ी सी सलाख लाई जाए और बहुत सी आंखें सुलगाई जाएं। शहजादे के हुक्म की तामील की गई। जब सलाख आ गई और आग में सुलग गई तो शहजादे ने इस सुलगती सलाख को आग के अंदर रख दिया। सब लोग शहजादे की इस हरकत पर ताज्जुब करते रहे और इनकी समझ में कुछ न आया कि शहजादा क्या कर रहा है। जब 1 घंटा गुजर गया और लोहे की सलाख
आग की तरह सुलग गई। तो शहजादे ने सुलगती सलाख उठाकर शेर के पिंजरे के अंदर शेर के पेट में इस सलाख को घुसा दिया। जहां लोहा जो मोम के शेर पर लगा तो मोम फौरन पिघलने लगा और थोड़ी देर में सारा मोम बहकर पिंजरे के बाहर आ गया। ये सब देखकर सब लोगों ने खूब शोर मचाया। शहजादे ने शहजादी से कहा, ऐ अक्लमंद शहजादी, मैंने बगैर पिंजरा खोला या तोड़े इस शेर को बाहर निकाल दिया है, और अब बताइए आपकी क्या शर्त है। शहजादी शर्माते हुए यह कहते हुए अंदर चली गई, अक्लमंद शहजादे, आप सब शराइत जीत गए हैं। दूसरे दिन शहजादे आदिल की शादी बड़े धूमधाम से शहजादी शमीम से हो गई। शादी के चौथे दिन शहजादे ने इस मुल्क के बादशाह से कहा कि वजीरजादा हैदर की शादी इसी मुल्क की खजांची की बेटी नाजनीन से कर दी जाए। इस शादी में शहजादे और बादशाह ने खूब रुपया पैसा खर्च किया और शहजादी की शादी से ज्यादा शानदार तरीके से शादी की गई। इसके बाद शहजादा आदिल, शहजादी शमीम, वजीरजादा हैदर और खजांची की बेटी नाजनीन तमाम दरबारियों को लेकर अपने मुल्क में वापस आ गए। यहाँ कई रोज तक शादी की खुशी में गरीब मोहताजों को खूब रुपया पैसा बांटा गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने अपनी जगह शहजादे को बादशाह बना दिया। शहजादे ने अपने दोस्त वजीरजादा हैदर को अपना वजीर मुकर्रर किया और वजीरजादा हैदर के अब्बा की पेंशन कर दी, और फिर यह सब लोग बड़े ऐसो आराम से रहने लगे और रियाया की भलाई के लिए दिन रात कम करने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह के किस्से कहानी देखने के लिए देखते रहें।